हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जैसे देश और प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया में लंबे अरसे से SC, ST, OBC वर्गों के अभ्यर्थियों को सुनियोजित तरीके से इंटरव्यू में अयोग्य घोषित कर दिया जा रहा है। अध्यक्ष जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ किया जा रहा है। इन विश्वविद्यालयों में कई वर्षों से कई पद जैसे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पद खाली है। बहाना बनाया जाता है कि अभ्यर्थी योग्य नहीं है, जबकि जमीनी स्तर पर देखा जाए तो इन वर्गों के योग्य अभ्यर्थियों की भरमार है, लेकिन सामंतवादी सोच के कारण इन पदों को भरा नहीं जा रहा है। वर्तमान की बात करें तो हाल ही में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति के कार्यालय में संस्कृत विद्या, धर्म विज्ञान, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान संस्थान, दृश्य कला संकाय आदि के विभिन्न विभागों के साथ ही अर्थशास्त्र, कला, इतिहास, हिंदी, दर्शन शास्त्र, रसायन विज्ञान विभागों में बड़ी संख्या में SC, ST और OBC वर्ग के योग्य अभ्यर्थियों के इंटरव्यू को में बुलाकर सुनियोजित तरीके से अयोग्य घोषित किया गया है। इसी तरह से चिकित्सा विज्ञान संस्थान के एनेस्थीसिया विभाग में वंचित वर्गों के लिए आरक्षित सभी 5 पदों के अभ्यर्थियों का अयोग्य ठहराया गया, जबकि BHU के ही पास आउट छात्र थे वे। संस्कृत विद्या, धर्म विज्ञान में जिस अभ्यर्थी को चयन में अयोग्य ठहराया गया वह उसी संकाय का गोल्ड मेडलिस्ट है और वहां 5 शंकर लालवानी जी। सर बस 1 मिनट। समय समय पर प्रदेश के बेरोजगार छात्रों ने केंद्र और प्रदेश सरकार से अपनी समस्याओं का ज्ञापन देकर और धरना प्रदर्शन कर अवगत कराया है, फिर भी उन दोषी अधिकारियों द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि एक विशेष अभियान चलाकर शोषित वंचित पीड़ित वर्ग यानी SC, ST, OBC के लोगों के खाली पदों पर आरक्षण के अनुपात में भरा जाए, जिससे भारतीय संविधान की मूल भावना को बचाया जा सके। और अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान पिछले अप्रैल-मई के महीने में दिल्ली NCR में महसूस किए गए भूकंप के झटकों की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अनुसार भले ही रिक्टर स्केल पर तीव्रता में कम हो, लेकिन तमाम विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं के अनुसार ये किसी बड़े भूकंप की आहट हो सकते हैं। इन भूकंपों का दायरा जून महीने में बढ़कर गुजरात, कश्मीर, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मेघालय तक पहुंच गया। ऐसी परिस्थिति में ये सवाल उठता है कि आखिर किसी बड़े भूकंप को लेकर हमारी तैयारियां कहां तक पहुंची हैं। अध्यक्ष जी, भूकंप के समय, स्थान या तीव्रता का पूर्व अनुमान करने की क्षमता भी हमारे अंदर विकसित नहीं हुई है। इसलिए हमें जापान जैसे देश से सीखने की ज़रूरत है, जो सदैव अपने लोगों को प्रशिक्षण देकर रखता है कि भूकंप की परिस्थिति का सामना कैसे करना है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने राज्य सरकारों को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग कोड को लागू करने का निर्देश दिया। इस संबंध में मेरा पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री जी से अनुरोध है कि राज्य सरकारों की समीक्षा करके उनके टाइम बाउंड एक्शन प्लान को जानने का प्रयास करें कि उन्होंने कहां तक लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया है और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग कोड को लागू करवाया है, ताकि किसी बड़े भूकंप की स्थिति में जानमाल की क्षति को रोका जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बेनी बानन। ताला और संशोधन अक्षमता संहिता विधेयक पर जारी इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने का मुझे अवसर प्रदान किया गया है, इसके लिए आपके प्रति हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। हम सभी अवगत हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधारात्मक कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। कोविड-19 वैश्विक महामारी का भारत सहित पूरे विश्व के व्यवसाय और वित्तीय बाजारों पर असर पड़ा है, जिसके कारण व्यवसाय जगत में अनिश्चितता और तनाव की ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जो अभूतपूर्व है। 25 मार्च 2020 को लगे देशव्यापी लॉकडाउन के कारण महीनों तक सामान्य व्यवसायिक कार्यकलाप लगभग ठप हो चुके थे, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर पड़ा, जिसके चलते ऋणदाता बैंकों और ऋण लेने वाले कंपनियों एवं कारोबारियों के संबंध में निश्चित रूप से प्रभावित हुए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार को इस संकट को और गंभीर होने से रोकने के लिए शीघ्र ही आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता थी।
मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को धन्यवाद देती हूं कि इस अभूतपूर्व स्थिति को ऋण अदायगी में लोगों को दिवाला संबंधी कार्रवाइयों से बचाव हेतु राहत देने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये परिस्थिति जो सरकार में प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, उनको सोचना पड़ जाता है कि ऐसे परिस्थिति में जो लोग हमको सरकार में बैठाया और ये कोविड-19 इतना बड़ा आफत लेकर आया, कभी सोच नहीं सकता था कि इस तरह की बीमारियां फैलेगी। First of all, I'd like to thank our Honorable Prime Minister for his exemplary leadership during these unprecedented and extraordinary times. And today, I speak on the one-year suspension of IBC, which is extremely essential if we want businesses to get an opportunity to sustain, revive and survive in these very, very difficult times. It's also a part of the 5 pillars of Atmanirbhar Bharat described by our Honorable Prime Minister, which are economy, infrastructure, 21st century technology-driven system, vibrant demography and demand for the effective utilization of our demand and supply chain in full capacity. Ma'am, now coming back to the post-pandemic and temporary suspension of IBC, I must emphasize that the government has been taking a series of proactive measures to support businesses and corporate borrowers hit hard by this pandemic. One of these measures has been to temporarily suspend the insolvency proceedings under IBC. The bill effectively suspends the insolvency process for defaults arising on and after 25th March 2020 for a period of 6 months and extendable up to 1 year. It also empowers the central government to exclude COVID-19 related debt from the definition of default under the code for the purpose of triggering insolvency proceedings. Ma'am, before I delve into the merits of this temporary suspension, it would be beneficial to analyze why was the IBC code brought upon in the first place. The code is designed to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution in a time-bound manner. Moving on, IBC has benefited us in many, many ways. It has helped us improve 14th position to be at the 63rd position in 2019 from the previous year's 77th position on the ease of business rankings. So, ma'am, we have also been amongst the top 10 improvers for 3 consecutive years. Similarly, on resolving insolvency index, we jumped 56 places to be at 52nd position in 2019 from the previous. आपण जानी खुशी हे जे भद्रक वर्तमान एक प्रमुख सहर रे विकसित होईछि जोंठार के भद्रक रांदिया फेकर पावर प्लांट एवं आदानी बंदर धामरा को उन्नत जोगाजोग सहित बहु भित्तिभूमिर सुविधा रही अछि। मो संसदीय क्षेत्र भद्रक अंतर्गत हेल्पपुर ग्राम धामनगर छकठारे एक टेक्सटाइल पार्क प्रतिष्ठा पई आईएसएल ओडिशा सरकार को इडको तरफरु 59 एकर्स जमी जोगाई दिया जायछि। बड़ दुखर कथा जे ता आज पर्यंत आरंभ होई पारि नाही। वर्तमान विश्व महामारी कोविड-19 समय बहु संख्यार देशर विभिन्न वयन शिल्प काम करुवा कुशली एवं अर्धकुशली प्रवासी श्रमिक मैंने मुख्यतः सूरत अंचल ओडिशार निज निज घर को फेरी। वर्तमान से प्राय चाकरी हराई बेरोजगारी हो अति दयनीय अवस्था अभाव अनाटन जीवन यापन करुछंती। जदि आईएसएल द्वारा प्रस्तावित टेक्सटाइल प्रोजेक्ट को शीघ्र प्रतिष्ठा करा जाय परिवो तेबे यह प्रवासी श्रमिक मानकर कर्म नियुक्ति पाइबा संगे संगे एवं जीवन जीविकार पथ सुगम हेब अत्यंत लाभदायक से हो पारे। यह सहित आम जिला और राज्यर आर्थिक उन्नति एवं शिल्पायन वातावरण सृष्टि कर माननीय मंत्री को मु अनुरोध करुच्ची जे दयाकोरी एप्रति प्राथमिकता देवे एवं जरूरीकालीन भित्तिरे उपयुक्त प्रस्ताव उपर विचार करेंगे। धन्यवाद। जय ओडिशा।